नमस्कार दोस्तों, आज लेके आया हूँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम इस बुक के से लर्निंग्स जो मिली हैं, जिसके मैंने नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को मैं आपको समझाने वाला हूँ ताकि आप भी सीख सकें बिना ये बुक पढ़े कि क्या लर्निंग मिलती है। धंधो इन्वेस्टर बाय मोहनीश पबराई, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो वॉरेन बफेट के साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो उनकी लर्निंग से मोहनीश पबराई जी ने सीखा है और उनकी लर्निंग्स इस बुक में लिखी हुई हैं, द धंधो इन्वेस्टर। तो आप ये बुक ना पढ़ें या पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपने नोट्स, मेरी मेरी रचनाएं, मेरी कविताएं, मतलब इस बुक से जो मैंने सीखा है वो सब यहाँ जो शॉर्टकट में लिखा है। ऐसे तो मैंने और भी 6-7 पेजेस हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको इसमें से 2 पेजेस आज बताने वाला हूँ। पहला ये और दूसरा ये, व्हाट टू डू। ये दोनों हम सीखेंगे तो बहुत काम आएगा आपके कि कैसे इस बुक की लर्निंग्स को आप स्टॉक मार्केट में अपने इम्प्लीमेंट करके क्या यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मंडे मॉर्निंग है, 11:30 का टाइम हुआ है, आराम से बैठेंगे, रिलैक्स सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लो, अगर आपको पढ़नी है ये बुक तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, मेरा भी कमीशन है इस बुक में। बहुत बड़े आदमी यार, कहाँ कमीशन देंगे। मोहनीश पबराई धंधो इन्वेस्टर, ये सिर्फ आपके सीखने के लिए, मेरा कोई हित नहीं है इसमें। पहले तो इस फीलिंग के साथ इसको सीखना शुरू कीजिए, वरना क्या होगा ना, आपको लगेगा ये तो कुछ मतलब से सिखा रहे हैं सर, इनमें इनका भी कमीशन छुपा हुआ है। तो भैया मेरे, इतने बड़े आदमी हम जैसे छोटे मोटे लोगों को कमीशन नहीं देते, उनकी पहली बहुत बुक बिकती है। इसलिए जो सीखना है दिल से सीखना है। ठीक है, पहले तो अपने दिल को साफ कर लो कि हाँ सीख रहे हैं, तो कोई इसमें हित नहीं छुपा है, इस वीडियो में कोई हित नहीं छुपा हुआ है मेरा, आप ही का हित है इसमें सीखने में। तो अब क्या बोलते हैं, ये जो बुक है ना, पूरी बुक है, इसका सार ये है कि अच्छे बिजनेसेस को जब कम प्राइस पे मिल रहा हो ना, तो खरीद लेना चाहिए, लपक लेना चाहिए। और वही चीज़ को थोड़ा डिटेल में अच्छी भाषा में समझाएंगे, बढ़िया बढ़िया शब्द लेके। तो आप शुरू करते हैं। ठीक है, तो मोहनीश पबराई का आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिएगा, बहुत बढ़िया बोलते हैं, तो वो आपको उसी से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो उनका एक फेमस वीडियो है यूट्यूब पे। अब लंबा वीडियो बनाना है तो कुछ कुछ बकवास करनी पड़ेगी, करके बता रहा हूँ आपको। कि सपोज आपने 1 करोड़ का घर ले लिया, अब को आपको ने कह दिया जिससे आपने ख़रीदा है कि मुझे रोज़ इसका प्राइस बताना, कि कल इसका क्या प्राइस है, परसों क्या प्राइस है। अब आपका जो ब्रोकर है वो रोज़ आपको आके उस घर का प्राइस बता रहा है जो आपने 1 करोड़ में ख़रीदा है। 1 करोड़ में आपने ये सोच के ख़रीदा है कि अगले 10 साल में इसकी कीमत 3 करोड़ 4 करोड़ हो जाएगी, लेकिन आपने उससे बोल दिया है कि डेली आके मुझे इसका प्राइस बताना। अब अगले दिन वो आया और उसने कहा कि 1 करोड़ 5 लाख हो गया आज आपके घर का रेट। तो उसने कहा ठीक है, मैं नहीं बेचूंगा, मैंने तो 10 साल के लिए लिया है, इसका प्राइस 3-4 करोड़ होगा तब बेचूंगा। नेक्स्ट डे आया, बोला सर आज 95 लाख हो गया आपके घर का प्राइस। तो उसने कहा अरे मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, बेच दो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो जब आप किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, उसमें कोई वैल्यू देख के, तो आपका स्टॉप लॉस नहीं होता है। आप उसको उसी प्राइस पे लेते हो जहाँ से आपको लगता है कि अब यहाँ से मैं इसको 10 साल होल्ड करने वाला हूँ और 10 साल में इसकी जो रियल वैल्यू है वो इस स्टॉक मार्केट इस स्टॉक को दे देगा, और अभी ये अपने रियल वैल्यू से कम में मिल रहा है। ये होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो बड़े प्लेयर्स, जो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जी, ये सब करते थे। तो वो सीखना है तो आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए। अब हम ठहरे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर, हमें कहाँ वैल्यू निकालना आएगा। तो एटलीस्ट जो मोटा मोटी नंबर्स होते हैं कि ROE 15 से ज़्यादा होना चाहिए, पैग रेशियो 1 से कम होना चाहिए, ये सब देख के हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है। फिर उस कंपनी को, जैसे कोविड आया, 9/11 आया, या अभी जैसे मार्केट गिर रहा है, तो ऐसे टाइम में देखना चाहिए कि क्या वो अपने हिस्टोरिकल पी रेशियो, जो उसका जो हिस्ट्री में, इतिहास में जो पी रेशियो सबसे नीचे के लेवल्स पे रहा है, क्या वो वहाँ पे मिल रही है क्या। जितने FMCG के स्टॉक्स हैं, एशियन पेंट बोलो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सब अभी अपने नीचे के लेवल पे मिल रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि क्या ये सही मौका है इनमें से किन कंपनियों में पोजीशन बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस बुक में ना पटेल समुदाय के बारे में और मित्तल जी के बारे में कहा गया है। अब उनके बारे में क्यों कहा गया है, तो इसमें दिखाया गया है कि जो पटेल समुदाय के बहुत से लोग थे, वो अमेरिका में एक टाइम था जब वहाँ मोटल बिजनेस, मोटल मतलब एक तरह का रेस्टोरेंट, होटल बिजनेस होता है, वो जब बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहे थे वहाँ, तो इन्होंने जाके उनको ख़रीदा, बहुत कम प्राइजेस पे ख़रीदा, खुद ही वहाँ सारा कुछ काम किया, और आज इनका एक चेन है, मतलब एक
साम्राज्य है उस बिजनेस में। तो ये बुक दिखाती है कि कैसे उन्होंने वहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि यहाँ पे अभी ये कम दाम पे मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसको उन्होंने कम कॉस्ट पे अपनी लागत को कम रखा और उसमें काम किया, और उससे जो भी कमाया उससे नए मॉडल खरीदे, नए होटल खरीदे समझ लो, और उससे एक चेन बन गई। तो इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी कोई स्टॉक, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो कम प्राइस पे मिल रहा है, जो फंडामेंटली अच्छा, आपको पता है कि आगे चल के इसकी वैल्यू मार्केट इसको दे देगा, अभी ये कम वैल्यू पे मिल रहा है, तो हमें वहाँ पे उसको ले लेना चाहिए, जहाँ से नीचे जाने का रिस्क बहुत कम हो और ऊपर जाने के लिए उस स्टॉक के पास रास्ता बहुत ज़्यादा हो। तो ये अब मित्तल जी ने क्या किया, मित्तल जी ने ऐसी स्टील कंपनियों को खरीदा पूरे देश विदेश में जो कि बंद होने की कगार पे थी, जो कि बहुत ही कम प्राइस पे मिल रही थी, उनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, और उन स्टील कंपनियों में उन्होंने जान फूकी और उनको फिर से बड़ा बनाया, ऐसे वो स्टील किंग बने। तो ये दोनों का जो मॉडल था ना, वो सेम था कि इन्वेस्ट इन लो रिस्क हाई अनसर्टेनिटी बिजनेस, मतलब ऐसे बिजनेसेस जहां रिस्क बहुत ही कम है। अब आपने मान लो कोई होटल खरीद लिया, अब वो होटल का आपने एक बहुत ही कम प्राइस पे खरीद लिया, मान लो उस होटल वाले को, जो उसका मालिक था, उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, उसने बहुत ही कम प्राइस पे आपको दे दिया। अब वहाँ पे उस समय होटल बिजनेसेस चल नहीं रहे थे, कोई भी वहाँ पे जा नहीं रहा था, ट्रैवल और टूर, जैसे कोविड के टाइम में पूरा ट्रैवल वगैरह सब बंद हो गया था ना, बहुत सारे होटल बिके होंगे मनाली में, शिमला में, क्योंकि वहाँ पे अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी कि क्या होगा पता नहीं, किसी को नहीं पता। और मार्केट हेट करता है, स्टॉक मार्केट हेट्स अनसर्टेनिटी, यहाँ पे लिखा है आप देखो, स्टॉक मार्केट नफरत करता है जब भी अनिश्चितता की स्थिति आती है। मार्केट को पसंद है कि आप श्योर रहो कि क्या होने वाला है। आप कोविड के टाइम में याद करो, 11 फरवरी से लेके मार्च 24 तक मार्केट लगातार गिर रहा था। जैसे ही मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया, गवर्नमेंट ने मान लिया कि कोविड आ गया है, मार्केट वहाँ से बॉटम बना के ऊपर जाने लग गया। कि मार्केट को ये नहीं पसंद है कि अनिश्चितता कि क्या होगा, अभी तक गवर्नमेंट मान ही नहीं रही थी कि कोविड है या कोविड आ रहा है। उस दिन जैसे ही उन्होंने माना और एक्शन लेना चालू किया, अब मार्केट को लगा ठीक है, अब गवर्नमेंट ने मान लिया, एक्शन लेना चालू कर दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। वहाँ से मार्केट बॉटम बना लिया। जब तक अनिश्चितता की स्थिति रहती है ना कि क्या होगा, जैसे कोई अचानक से कोई यहाँ पे मान लो युद्ध छिड़ जाए, तो पहली बार जब युद्ध छिड़ेगा तो आपको अनिश्चितता रहेगी कि क्या होगा, लेकिन उसके अगर आप 10-15 दिन बाद जो न्यूज़ आप कवर करते हो ना कि आज उसने बम फोड़ा, आज उसने बम फोड़ा, अब मार्केट ले चुका है उस न्यूज़ को, अब कुछ नहीं होने वाला। वैसे ही अगर स्टॉक की किसी की अर्निंग अगर पहले से ही एक्सपेक्टेड है कि कम आने वाली है, तो स्टॉक के प्राइस में वो चीज़ आ जाती है। और फिर अगर अर्निंग कम आई भी ना, तो वो स्टॉक नहीं गिरता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ले चुका है उस न्यूज़ को। अब एक ही चीज़ हो सकती है कि अर्निंग जितनी खराब आनी थी उससे कम खराब आए और फिर से स्टॉक रॉकेट हो जाए। ये है पूरा स्टॉक मार्केट की अनिश्चितता पसंद नहीं। जब तक मार्केट में अनिश्चितता है ना कि क्या होगा पता नहीं, तब तक गिरता है। जब आ जाता है ना क्लियरिटी कि हाँ अब ये होने वाला है, तब वो संभल जाता है। तो इन्होंने जैसे लो रिस्क बिजनेसेस में किया, वैसे ही हमें भी ढूंढना है लो रिस्क बिजनेसेस। ये बुक ये सिखाती, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं, ये बुक ये सिखाती। फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ दिस बिजनेसेस वॉज वेरी अनसर्टन। जब इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया स्टील कंपनी में, मित्तल जी ने, तो जो आगे होने वाला था उसका परफॉर्मेंस फ्यूचर में, वो अनिश्चित था। पता नहीं था कि ये आगे चल के ये काम करेगी कि नहीं, पर वो बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा था, नीचे जाने के चांसेस बहुत कम थे। अब जितने का उसमें स्टील था उसका, उन प्लांट्स में, उन कंपनियों में, उससे भी कम प्राइस पे अगर मिल रहा है तो उसको लेने में क्या दिक्कत है। ऐसे ही कोई स्टॉक जब आप लेते हो, तो उसी स्टॉक के, उस कंपनी के पास जितना कैश है, जितने उसके पास एसेट हैं, अगर उससे भी कम प्राइस में मिल रहा है पूरा का पूरा कंपनी, तो आपको लेने में क्या दिक्कत है। वो तो पूरी कंपनी बेच के ही आपके पैसे आ जाएंगे। जैसे टाटा मोटर का शेयर कोविड के टाइम में 70-60 के लेवल पे पहुंच गया था, 60 रुपये 70 रुपये। पर हम जैसे रिटेल वाले डर रहे थे कि अरे कोरोना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर स्मार्ट इन्वेस्टर को पता था कि इससे ज़्यादा तो इस कंपनी की वैल्यू ही है। वो तो बिलो वैल्यू मिल रहा था, सारे स्टॉक्स बिलो वैल्यू मिल रहे थे। तो जब नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, तो आपको ध्यान रहेगा, अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं तो। वेरी लिटिल कैपिटल वॉज यूज एंड ऑड्स ऑफ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल वॉज एक्सट्रीमली लो। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही छोटा कैपिटल यूज़ किया इन्होंने, ऐसा नहीं कि अपना सब कुछ लगा दिया, एक छोटा कैपिटल डाला, और इसमें जो परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल का जो चांस था कि आपके पूरे पैसे चले जाएंगे, वो बहुत कम था।
मतलब आपने जैसे अभी एशियन पेंट 2200 रुपये में ख़रीदा, तो आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि एशियन पेंट बंद हो जाएगा या एशियन पेंट जीरो हो जाएगा? ऐसा तो सबको पता है कि एशियन पेंट जैसी कंपनी, जो कि हर दुकान पे एशियन पेंट, पहले आप जाओगे तो एशियन पेंट ही मिलता है, वो तो बंद नहीं होने वाली। तो आपको देखना है कि कौन सा प्राइस उसका ऐसा है जहाँ से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, मेरा कैपिटल लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं जीरो हो जाएगा। जैसे जोमेटो है, जोमेटो 40 रुपये तक गिरा था जब लिस्ट होने के बाद, जब नीचे आ रहा था तो 40 के पास अगर आप उसका वैल्यूएशन देखते, यूट्यूब पे वीडियो डाला था अश्वत्थ दामोदरन करके, जो फेमस वैल्यू इन्वेस्टर या टीचर है, उन्होंने बोला था कि 40 उसका सही लेवल है। पर हम लोग डरते हैं जब स्टॉक नीचे गिरता है ना, तो हमें डर लगता है, नेचुरल सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि हमें लगता है कि ये जीरो हो जाएगा। यस बैंक हुआ भी, आज तक ऊपर गया भी नहीं, लेकिन हमें ऐसा नहीं कि सारा कैपिटल डाल देना है। अगर ऐसी 5 कंपनियां हैं और आप पांचों में अगर अपना डिवाइड करके डालोगे, उसमें से अगर 2 भी बाद में मल्टी बैगर हो गई, वहाँ से ऊपर चली गई, तो आपका जो बाकी का जो लॉसेस है वो भी कवर हो जाएगा। ये बोला गया है यहाँ पे कि छोटा कैपिटल डाला गया और वहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम थे। बोथ आर हाईली डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ये जो दोनों बातें हैं ना, ये किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला कि आपका जो पूरा कैपिटल लॉस होने का चांस है वो बिल्कुल ही कम हो। मतलब आपने अभी मान लो कोई सुजलॉन टाइप की कंपनी में डाल दिया, अब मुझे भी नहीं पता कि सुजलॉन में कल क्या न्यूज़ आ जाए और वो एक ही दिन में आधा हो जाए। वैसी कंपनियां हाई रिस्क कंपनियां होती हैं, तो उसमें आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करते समय याद रखना चाहिए कि ये हाई रिस्क है। लेकिन अगर आपने एचडीएफसी बैंक 1380 में, जब वो अभी पिछले 6 महीने पहले आया था, तब डाला होता, तब अगर आपसे कोई आके कहता कि ये जो 1380 का है ये इसके बुक वैल्यू के 2 टाइम्स है, मतलब इसकी जो बुक्स में जो वैल्यू है, एचडीएफसी बैंक की बुक्स में जो वैल्यू है सिर्फ उसके 2 टाइम्स में आपको पूरा स्टॉक मिल रहा है, तो आपको पता होता कि अगर ये स्टॉक यहाँ से नीलाम भी हो गया, मतलब बंद भी हो गई कंपनी, तो इसका आधा पैसा तो आपको बुक्स वैल्यू में ही मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। एचडीएफसी बैंक बंद हो गया तो मतलब आपके घर के बाहर क्या होगी, पुलिस खड़ी होगी, उसी सिचुएशन में बंद हो सकता है वो। लेकिन फिर भी ये टाइम होता है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। वैसे ही अगर कोई कंपनी आपको बहुत अच्छी लगती है, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, तो आप ऐसे लेवल पे खरीदिए जहाँ से उसके नीचे जाने के या उसके लॉस होने के आपके कैपिटल के चांसेस बहुत ही नगण्य हो, कम हो। दूसरा, आपको अपना कैपिटल का उतना ही पैसा उसमें डालना है जो आपको पता है कि अगर ये चला भी जाए तो मैं सेफ रहूं अगले दिन इन्वेस्ट करने के लिए। सब कुछ दांव पे नहीं लगा देना है। तो इसी चीज़ को कहा गया है हेड आई विन, टेल आई डोंट लूज मच। अब इस चीज़ को आप दीवार में लिख के अपने टांग दीजिए। ये किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में आपके काम आएगा। लाइफ में डिसीजन लेने में भी जब आपको प्रॉब्लम हो ना किसी में, तो आप यही चीज़ को सोचिए कि आप जब एक सिक्का उछालते हैं और हेड और टेल आता है, आप जब सिक्का उछालते हैं ना, शोले में जैसे सिक्का उछाल रहे थे अपने अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, तो हेड आएगा तो मैं जाऊंगा, टेल आएगा तो तुम जाओगे, और उसने चीटिंग की धर्मेंद्र ने और फिर वो मारा गया। धर्मेंद्र नहीं, अमिताभ बच्चन ने चीटिंग की। वही चीज़ यहाँ पे क्या लिखाई है कि अगर हेड आएगा तो भी मैं जीतूंगा, और अगर टेल आएगा दूसरे तरफ का आएगा तो भी मैं ज़्यादा पैसे नहीं गंवाऊंगा। ऐसी ही जगह इन्वेस्ट करना है आपको भी। लोग क्या करते हैं, आर या पार, अभी खरीद लिया पुट ऑप्शन पूरे कैपिटल का भर भर के। मैंने कोई स्ट्रैटेजी भी बताई रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्टॉक में, तो उससे ऑप्शन करने लग गए, और जब वो नीचे जाने लग गया तो फिर पूछेंगे कि अब क्या करें, अब तो कॉल लेके बैठे हैं। पर आपने पूरे कैपिटल का कॉल ले लिया, आपने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग की होती, इन्वेस्टमेंट की होती, तो कम से कम ये नीचे भी जाता तो आप बैठे रह सकते थे कि चलो थोड़ा टाइम है। लेकिन ऑप्शन में तो उसके प्राइजेस तुरंत गिरेंगे और एक्सपायरी डेट है, मतलब आपका कैपिटल फुम स्वाहा हो जाएगा। अब एक्सपायरी डे के दिन भी बहुत लोग अपना पूरा कैपिटल लगा देते हैं 2:30-3 बजे। वहाँ पे क्या सोचते हैं कि अगर ये ऊपर गया, हेड आया, अगर सिक्के को उछालने पे हेड आया तो मैं जीत जाऊँगा, लेकिन अगर गलती से टेल आ गया तो मेरा पूरा कैपिटल लॉस हो जाएगा। जबकि आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हेड आया तो मैं जीतूंगा, मेरे पैसे बनेंगे, टेल आया तो मैं ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा, कम लॉस होगा। ऐसी जगह, अब जैसे एचडीएफसी बैंक अगर यहाँ पे खरीदे होते 1380 में, जब ये था अभी 6-7 महीने पहले, तो आपको पता है कि अगर ये ऊपर गया तो पैसे बनेंगे। जैसे अभी ये 1800-1700 के पास आ गया है तो पैसे बन ही रहे हैं, और ऊपर भी जाएगा ये। लेकिन अगर यहाँ से ये और नीचे भी जाता, 1100-1000 तक भी जाता, तो आपको पता है कि इसकी तो बुक वैल्यू ही 650-700 रुपये है। और एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक जो कि आरओई जिसका कंटिन्यूसली 15% है,
जो ईपीएस ग्रोथ दिखा रहा है, पैग रेशियो 1 से कम है, आपको पता होता कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सही है, यहाँ से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, 1100-1200 रुपये तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है जी। जैसे अभी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, जो आपका जो आप देखोगे ना, जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं वो इस लेवल पे लगभग आ गए हैं कि अब यहाँ से उनमें सोचा जा सकता है। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ कि ऐसे इन्वेस्टिंग आप शुरू कीजिए। गोल्ड था, गोल्ड भी एक टाइम था जब बहुत नीचे गिरा हुआ था, वहाँ पे लेने लायक था। अब जब ऑलरेडी बिटकॉइन है, बिटकॉइन 15,000 16,000 के लेवल पे था 2022 में, वहाँ पे जब सब डरे हुए थे, तब आपको थोड़ा काम रह के, थोड़ा कूल रह के, धोनी बन के थोड़ा सोचना चाहिए था कि यहाँ पे इसमें रिस्क लिया जा सकता है। यहाँ से छोटा कैपिटल एक आप इसमें अगर डालते, ये सोच के कि चलो जीरो भी हो जाएगा, उतना ही पैसा डालते हैं जो जीरो भी हो जाए। आज वो 1 लाख पहुँच गया है, 15,000 से 1 लाख 2 साल में। तो वो उतने ही कैपिटल में ग्रो हो जाता। आप पूरा कैपिटल डाल दोगे तो गलत बात है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि वेरी लिटिल कैपिटल एंड जो चांसेस है परमानेंट लॉस होने के वो बहुत कम होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अवॉइड इन्वेस्टिंग इन लो रिस्क हाई अनसर्टेनिटी बिजनेस, मतलब ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने को अवॉइड कीजिए, मत कीजिए इन्वेस्ट जो रिस्क तो कम हो लेकिन वहाँ पे अनसर्टेनिटी भी ना हो, कोई अनिश्चितता नहीं, आराम से चल रहे हैं। जैसे कोलगेट है, अब कोलगेट में क्या ही होना है, हर आदमी कोलगेट ही लगाएगा, चाहे वर्ल्ड वॉर हो जाए, चाहे कोविड आ जाए, चाहे कोई हो जाए, उसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आदमी जल्दी से बदलने वाला नहीं है, अब कोलगेट को कोलगेट ही करेंगे। चाहे आप पेप्सोडेंट दे दीजिए, क्लोजअप दे दीजिए, चाहे पतंजलि ले आइए, वो ज़्यादा बदलने वाला नहीं। अब इनमें ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही मुश्किल से बार्गेन में मिलते हैं, सबको पता है ये बात, तो वो नीचे आते ही नहीं। वैल्यू के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए वो आते ही नहीं। कोई कोविड जैसा सिचुएशन या 9/11 अटैक वाला सिचुएशन आ जाए तो भले ही 50% करेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से आपने ले भी लिया तो आपको 40-50% ही पैसा बनेगा, मल्टी बैगर नहीं हो जाने वाला वो 10 साल में, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा वो, क्योंकि सबको पता है वो बात, क्योंकि उस बिजनेस में कोई अनिश्चितता नहीं है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब आप कोई किराने की दुकान देखिए, आपके घर के आसपास होगी, उसमें कुछ नहीं बदलना है, अगले 10 साल में भी वो आपके गांव के जितने लोग हैं उन्हीं को उनको बेचना है सामान, वो ना बंद होना है ना आगे बढ़ना है, वो 2-3% का ग्रो भी नहीं होना है। तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट भी कर दोगे आज, तो 10 साल के बाद भी वो सेम ही रहेगा। ऐसी कोई ज़मीन भी आप मत ले लीजिए जहाँ कुछ नहीं बदलना है आसपास। अगर आसपास कुछ आने ही वाला नहीं, एयरपोर्ट नहीं आने वाला, रोड नहीं आने वाला, कोई हॉस्पिटल नहीं बनने वाला, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं खुलने वाला, कोई अनसर्टिनिटी है ही नहीं, निश्चित है कि ये खेत था और खेत ही रहेगा, और इसकी वैल्यू बहुत ही मुश्किल है बढ़ेगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। रैपिडली चेंजिंग इंडस्ट्रीज आर एनिमी ऑफ इन्वेस्टर। अब ये भी एक दुश्मन होती है इन्वेस्टर की, क्या जो इंडस्ट्रीज़ बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं। अब आप देखो, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो रोज़ बदल रही हैं, मतलब उसमें कुछ रोज़ नया हो रहा है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे फूड जो डिलीवरी के जो कंपनियां हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, अब ये दिखने को अच्छी हैं, लेकिन अगर आप सोचिए यहाँ पे रिलायंस जियो मार्ट ने एंट्री मार ली, या अमेजोन अगर बांटने लग गया खाना, तो ये इंडस्ट्री में बचेगा क्या कुछ। ये लोग इतने जायंट लोग हैं कि ये लोग खा जाएंगे इनको। वैसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे आप देखोगे पहले कोडक का कैमरा आता था, कहाँ गया, कोडक कंपनी ही ख़त्म हो गई, क्योंकि वो कैमरा से मोबाइल में आ गए। अब वो उस कंपनी में इतना चेंज हो रहा था कि अब मोबाइल से भी, अब देख रहे हो आप, बहुत कुछ चेंज हो रहा है ना। तो ऐसी कंपनी, जिनमें ऐसे बिजनेसेस जो बहुत चेंज हो रहे हैं ना, ऐसे में इन्वेस्ट करने में थोड़ा बचिए, क्योंकि वो कब कोई नया न्यूज़ आ जाए, कोई नई कंपनी आ जाए, कोई नया इन्वेंशन हो जाए कि पीछे वाले सब के सब धरे के धरे रह जाएं, पता नहीं चलेगा आपको। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो सब कंपनियां तो वैसी की वैसी रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होना, लोग लगाना है फेयर एंड लवली और ये सब तो लगाएंगे ही। ठीक है, तो लुक फॉर स्टॉक्स विथ हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड, समटाइम्स इंडिकेटिव ऑफ स्टॉक बीइंग अंडर वैल्यूड। सो बहुत ज़्यादा अगर डिविडेंड यील्ड हो, जैसे 10 से 12%, तो वो बताता है ये बुक कि ये इंडिकेशन होता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड मिल रहा है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दी गई है कि ऐसे स्टॉक्स पे नज़र रखिए जो लो पीई पे मिल रहे हैं, या तो 52 वीक लो पे मिल रहे हैं। अब इससे आपको पता चलेगा, अब ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक जाके खरीद लेने हैं जो 52 वीक लो में मिल रहे हैं, लेकिन 52 वीक लो के स्टॉक्स को जाके एनालाइज कीजिए कि क्या गलती से स्टॉक मार्केट
किसी शॉर्ट टर्म रीज़न के कारण इन स्टॉक्स को नीचे के लेवल पे दे रहा है। हो सकता है अभी मार्केट को तो अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। अब एशियन पेंट की बात करें तो अभी एक न्यूज़ आई थी कि कोई और कंपनी इसमें पेंट बिजनेस में आ रही है। तो अब मार्केट को ऐसा लगा, या हम, मार्केट मतलब क्या है, लोग ही है ना, तो लोगों को लगा कि अब इसका बिजनेस कम हो जाएगा, तो वो अनसर्टिनिटी के कारण स्टॉक का प्राइस कोलैप्स कर गया है। तो आपको एनालाइज करना है कि क्या ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है और आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में भी एशियन पेंट वैसे ही ग्रो करेगा जैसे पहले कर रहा था, और अभी क्या ये बार्गेन में सस्ते में मिल रहा है। तो ऐसे में आपकी मदद करेगा 52 वीक लो पे जो स्टॉक्स हैं उनको एनालाइज करना, या तो जिनका पी रेशियो कम चल रहा है। अभी जिनका पी रेशियो 20 से कम चल रहा है, मतलब मार्केट का पी 20-22 के आसपास है, तो जिनका इससे कम चल उनको आप एनालाइज करिए, वहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढिए वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। 50, 60, 70 वाले पी रेशियो के स्टॉक्स को हाथ मत लगाइए। फायर इन अ थिएटर, अब इसका क्या मतलब है, बहुत बढ़िया मतलब है, मज़ा आ जाएगा समझाने में। मान लो किसी थिएटर में आग लगी है, किसी थिएटर में आग लगी है और आपके पास एक सीट है, आप जिस पे बैठे हुए हो, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, और आपको कहा गया है कि आप अपनी सीट से तभी उठ के भाग सकते हो जब कोई और इस सीट को खरीदने के लिए राजी हो जाए। अब आप सोचो, आप उस सीट को कितने में बेचोगे और जो अगला है वो सीट को कितने में खरीदेगा। वैसे ही होता है जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, बियर मार्केट आता है, कोई भी स्टॉक इतना अनरीजनेबली गिर जाता है कि जिससे उसका वैल्यू का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो डर होता है ना ह्यूमन नेचर में, वो आदमी को किसी भी लेवल पे बेचने के लिए मजबूर कर देता है। अब अगर यहाँ आग लगी हो थिएटर में, तो मैं तो बोलूँगा भैया, अगर मैं डरपोक हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं है कि क्या है, कि आग बुझ जाएगी, यहाँ सिस्टम है कि नहीं, फायर वाला कितनी देर में, मैं बोलूँगा कि मेरी जो ये 500 रुपये की सीट है, तू भैया फ्री में ले ले, तू 50 रुपये में ले ले बस ले ले, और मैं निकलूँ यहाँ से भाग के। और जो सामने जो जिसको पता है कि ये आग तो बुझने वाली है 2 मिनट में, तो रोज़ का बात है यहाँ का, वो क्या करेगा, वो भी देख रहा है, आपके साथ खेल रहा है कि हाँ ठीक है, तू 50 में दे दे भाई, मेरे को तो ही लूँगा। वो आप उसको 200 बोल रहे हो, वो 50 बोल रहा है, क्योंकि वो उसको पता है कि 200 रुपये में मैं नहीं लूँगा, मैं ये 50 तक भी आ जाएगा डर के मारे, तो वो और गिराते हैं। ये है साइकोलॉजी। जब मार्केट गिरता है ना, जब कोविड जैसा कोई फॉल आता है, तो आपने देखा ना कैसे पानी की तरह स्टॉक्स मिलते हैं। उन मौक़ों को आप भुनाइए। इन्वेस्ट इन कॉपी कैट रेदर देन इनोवेटर्स। अब इस बुक से आप, मुझे ये सीखने को मिला कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला था ये जो सर्च इंजन वगैरह है और जो बाकी सब है, लेकिन बाद में गूगल ने कॉपी किया, तो गूगल ज़्यादा अच्छा निकल गया, उससे अच्छा कॉपी कर लिया उसने। वैसे ही जो पटेल्स हैं और ये जो मैकडोनल्ड्स हैं, मैकडोनल्ड्स का भी कहानी इस बुक में लिखा हुआ है कि कोई एक आदमी था जिसने एक्चुअली में वो बर्गर वगैरह बनाए थे, तो मैकडोनल्ड ने उससे वो सब कुछ रेसिपी वगैरह खरीद के अपना चालू किया और ये फेमस हो गए। तो ऐसी जगह पे आपको ध्यान देना चाहिए कि जब कोई नई चीज़ आती है ना, जैसे आपका ये जो मान लो फूड बिजनेस है, इसमें भी हो सकता है एक नया प्लेयर आ जाए जो ये जोमेटो स्विगी से ज़्यादा अच्छा काम करने लगे इन्हीं के मॉडल को अपना के। जैसे ओला है, उबर है, ये सब क्या हुआ, पहले उबर आया शायद, फिर ओला आया ना उसको कॉपी करके। वैसे ही आप देखते रहिए हमेशा कि ऑलरेडी कोई मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है कोई आदमी, और कोई बड़ा प्लेयर उसी कॉन्सेप्ट पे काम करना चालू कर दे। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें छोटे छोटे बहुत से प्लेयर थे स्कूटी में, अब मान लो होंडा एक्टिवा ही मान लो उसमें बनाने लग जाए या बना ही रही है, अब वो ज़्यादा बिकने लग जाता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ वगैरह है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कॉपी कर रहे हैं दूसरे एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड आइडिया को। तो अभी तक हमने इससे क्या सीखा, उसका एक सार, कि मान लो लेट्स अज्यूम कि आपने धंधो इन्वेस्टर का जो ये फ्रेमवर्क है ये अपना लिया और आपने एक ऐसी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी आपको मिल गई जिसका एकदम सिंपल मॉडल है, एकदम सिंपल बिजनेस मॉडल है। मेरे एग्जाम्पल के लिए मैं अभी के लिए लेता हूँ, मान लो HDFC बैंक जो कि 1380 रुपये में मिल रहा था, या तो हमारा एशियन पेंट जो अभी 2100-2200 के लेवल पे मिल रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल को हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, कोई भी हमारा इसमें स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ये है एशियन पेंट और ये है HDFC बैंक। ये 1380 के पास था 6 महीने पहले और ये अभी 2200 के पास है। ठीक है, इन दोनों को हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। अब हमने मान लो धंधो फ्रेमवर्क के हिसाब से ऐसी एक कंपनी जो शॉर्ट टर्म रीजन, यहाँ पे भी जब आप देखोगे ना HDFC बैंक को, तो उस समय इसके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में कुछ बैन हो गया था, बहुत सारे रीजंस आ गए थे। मार्केट में रीजंस आते रहते हैं ऐसी कंपनियों के लिए, तो ये स्टॉक प्राइस कोलैप्स हो जाता है। वो आपको एग्जांपल बताया ना फायर इन थिएटर का, लोग डर के भागते हैं। तो ऐसे मौक़ों पे हमें इन्हें पकड़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ,
जितनी आईटी कंपनियां थी वो देखो 2022 के जो साल था उसमें एकदम नीचे चली गई थी। वहाँ पे 2900 रुपये में टीसीएस मिल रहा था 2900 में, 1200 रुपये में इन्फोसिस मिल रहा था, 900 रुपये में एचसीएल टेक्नोलॉजी मिल रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा था उसके वैल्यूएशन के हिसाब से। अभी मैं बता रहा हूँ एफएमसीजी मिल रहा है, अभी आप बोलोगे पीछे का बताना तो आसान है, अभी मिल रहा है, ले लो ना, जाके लेना है तो किसने रोका है। पर अभी नहीं लोगे आप, अभी आपको डर लग रहा है सर जीरो हो गया तो। ऐसा होता है, ये ह्यूमन का साइकोलॉजी है, उसको कोई नहीं ठीक कर सकता। तो ये देखो, अ सिंपल बिजनेस मॉडल, एक सिंपल है बिजनेस मॉडल जो हमको समझ में आता है। अब आप बोलोगे कि सर वो सेमी कंडक्टर और ये वो सब समझ में नहीं आता कि उस बिजनेस में हो क्या रहा है, लोगों को चाहिए भी कि नहीं। अब आप बोलोगे फेयर एंड लवली, सर्फ एक्सल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो मैं दुकान पे बैठा हुआ आदमी, मुझे पता है कि हर आदमी को लेना है, मुझे भी लेना है, चाहे कोविड आए चाहे कुछ आए। तो वो स्टॉक जब आधे में मिलेगा तो मैं ले लूँगा, जैसा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी भी मिल रहा है। तो ये होता है, आपको जो बिजनेस समझ में है ना, आपने देखा हो अपने आसपास कि अरे यार एचडीएफसी बैंक तो बहुत अच्छा बैंक है यार, सब जगह हर 2 कदम पे उसकी शाखा है। अब ऐसा बैंक बंद हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं है। एशियन पेंट, तो एशियन पेंट हम मेरे घर में पेंट कराना, मैं एशियन पेंट ही पूछूंगा, तो बहुत बढ़िया है भाई, कंपनी अच्छी है। फर्दर इट हैपन्स टू बी अ बिजनेस अंडर टेम्पररी डिस्ट्रेस, मतलब वो बिजनेस अभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए डिस्ट्रेस में हो। ये मेरी उंगली है वैसे नीचे गंदी दिख रही है। डिस्ट्रेस मतलब जो अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी न्यूज़ के कारण, जैसे अडानी का न्यूज़ आया था तो 1000 पे मिल रहा था शेयर, डिस्ट्रेस था ना। आप कंपनी अच्छी है आपको पता है, लेकिन उस टेम्पररी डिस्ट्रेस के कारण, मतलब कोई ख़राब न्यूज़, ख़राब चीज़ों के कारण, मार्केट में पूरे दुनिया के कुछ ख़राब न्यूज़ के कारण एक नीचे के लेवल पे मिल रही है। एंड दिस लेड टू अ कोलैप्स इन द स्टॉक प्राइजेस, और जिसके कारण स्टॉक प्राइजेस में कोलैप्स हो गया है, गिर गया है बहुत नीचे। बेस्ट पार्ट इज इट्स अ बिजनेस विद ड्यूरेबल मोट, मतलब मोट मतलब होता है मोनोपोली। एचडीएफसी बैंक का बैंकिंग में मोनोपोली है, मतलब आप बैंक सोचोगे तो सबसे अच्छा एचडीएफसी बैंक का ही मोनोपोली है। मोट है उसका एक, मोट का मतलब होना चाहिए एक तरह से कि जैसे घर में वाइफ का मोट होता है ना, घर में वाइफ का ही चलता है, वैसे ही नहीं मेरा भी चलता है, वैसे ही एचडीएफसी बैंक का बैंकिंग सेक्टर में, एशियन पेंट का पेंट सेक्टर में, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो आपका जो ब्यूटी प्रोडक्ट और सोप वगैरह में, ऐसे करके इनका मोट है। तो ये सारे बिजनेस जब कम दाम पे मिले तो बिजनेस इज स्क्वायरली विद इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंस, मतलब आप समझते हैं उस बिजनेस को, अच्छे से समझते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कि आप जाके सोलर पैनल वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि देश में सोलर एनर्जी कितना होता है और क्या है, आप ऐसे जगह मत फंसिए। ये बहुत बड़ा बड़ा नाम लेंगे कि इसरो जैसी एक और कंपनी बन रही है अग्निकुल, जिसमें शादी.com वाले ने इन्वेस्ट किया है, तो आप भी कर दो। अरे भैया आपको यही नहीं पता कि रॉकेट कि इंडिया कितने लॉन्च करता है, कितने उसमें कमाई है क्या नहीं, आप क्यों उसमें हाथ लगाओगे? उसको मेरे पे छोड़ दो, मुझे पता है वो सब। यू फिगर्ड आउट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू टुडे एंड 2 to 3 years आउट, मतलब आप उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पता चलता है कि आज क्या है और अगले 2-3 साल में ये क्या हो सकता है, 5 साल में, 10 साल में। कैसे? आप पैग रेशियो देखते हो, पी डिवाइडेड बाई ईपीएस ग्रोथ 1 से कम है कि नहीं, या 1.5 से कम है कि नहीं, 1.5 के पास है कि नहीं। इसका पी रेशियो 1 से कम था और अभी भी कम है। इसका पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा और करेक्ट हो सकता है यहाँ से। You have found that current stock price is less than half of expected intrinsic value in 2 to 3 years। अब आपको पता चलता है कि अगले 2-3-5 साल में इस स्टॉक का जो भी वैल्यू होगा अभी ये उससे कम में मिल रहा है। We know from the experience that event लाइक मार्केट कैचेस अप विथ वैल्यू, मतलब हमें पता है कि मार्केट जो है वो आने वाले समय में जो इसकी ट्रू वैल्यू है, जो सही कीमत है, वो लगा ही लेगा, और ये प्राइस जो है स्टॉक के पहुंच ही जाएंगे वहां तक। तो इसलिए जब भी इवेंट आए 9/11 या कोविड जैसे, जहाँ पे स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही नीचे के लेवल पे मिले, तो वहाँ पे सही समय होता है इन्वेस्ट करने का। और अगर आपको ये पता लगाना है कि कितने पैसे लगाऊं मैं इस स्टॉक में, तो कैली फार्मूला करके ये बुक एक बताती है जो आप यूज़ कर सकते हो। ये है पूरा सार, और ये है वो कैली फार्मूला का कि
एज डिवाइडेड बाय ऑड्स, मतलब एज है कितना परसेंट चांस है सही होने का, और ऑड्स है आपका कितना आप जीतेंगे, तो उसके हिसाब से कैली फार्मूला बना है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है कि मान लो आपको कोई ऑफर करता है एक ऐसा ऑड जिसमें $1 का बैट लगाने पे, $1 का आपने मान लो बैट लगाया, मान लो आपने $1 लगाए, तो 80% चांस है कि आप $21 जीतोगे, 10% चांस है कि आप $7.5 जीतोगे, और 10% चांस है कि आप सारा पैसा गंवा दोगे। तो एज क्या हुआ इस बुक के हिसाब से, आपको 80% मतलब 0.8 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, प्लस 0.1 को मल्टीप्लाई करना है 7.5 से, प्लस 0.1 को मल्टीप्लाई करना है $1 से, पर ये माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ गंवा रहे हो, पूरा जो $1 था। इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आएगा $21, मतलब कि आपको $21 को डिवाइड करना है $21 से, जो कि मैक्सिमम विनिंग का प्राइस है, तो आपको आएगा कि 100% कैपिटल लगा देना चाहिए। वैसे ही ये दूसरा एग्जाम्पल दिया है और ये पूरा पेज है, और इसमें चार्ली मंगर का एक बात बोली गई है कि जो वॉइस पीपल होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो हैविली बेट करते हैं, मतलब ज़्यादा कैपिटल लगाते हैं। कब? जब दुनिया उन्हें एक ऐसी चीज़ ऑफर करती है जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अभी हमने HDFC बैंक देखा, या ₹40 में जोमेटो देखा, या 60-70 में टाटा मोटर देखा, या अभी कुछ आने वाले टाइम में आपको बहुत से स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जब मार्केट और गिरेगा। तो दे बैट बिग व्हेन दे हैव द ऑड्स, जब ऑड्स उनके फेवर में होते हैं ना, जब पता है उन्हें कि चीज़ें उनके डायरेक्शन में जाने वाली हैं, तो वो ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट, और बाकी समय कुछ नहीं करते, मेरी तरह बैठ के वीडियो बनाते हैं, कुछ नहीं करना है बाकी समय। जब पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को पेशेंटली, ध्यान से, धैर्य से, मौके की तलाश में बैठे रहना है कि जब वो आएगी हम बहुत बड़ा कैपिटल लगाएंगे। जस्ट दैट सिंपल, चार्ली मंगर बोल रहे हैं। टू बी अ गुड कैपिटल अलोकेटर थिंक इन प्रोबेबिलिटी, अगर आपको एक अच्छा कैपिटल अलोकेट करने वाला आदमी बनना है तो प्रायिकता में सोचना चालू कीजिए कि कितने % चांस है कि मेरा पूरा कैपिटल डूब जाएगा। अब आपसे मैं पूछता हूँ, अभी आप अगर एशियन पेंट में इन्वेस्ट करेंगे 10 साल के लिए, तो कितने % चांस है कि आपका पूरा कैपिटल डूब जाएगा? ध्यान से सोच के बताइएगा कमेंट में। दूसरा, कितने % चांस है कि आपका स्टॉक 10 साल में 3 गुना या 2 गुना, 3 गुना 4 गुना हो जाएगा? कितने % चांस है कि वहीं का वहीं रहेगा? उसके बाद आप इस एज वाले फॉर्मूला में लगा के निकालिए कि कितने % ऑफ यूर कैपिटल आपको लगाना चाहिए। सिंपल सी बात है। इन इन्वेस्टिंग नथिंग इज श्योर, ऑल अबाउट्स ऑड्स। स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टिंग में कुछ भी श्योर नहीं है। आपका जीवन भी श्योर नहीं है कि कल आप जिंदा रहेंगे कि नहीं, मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं। ये सब प्रायिकता है। प्रायिकता क्या है कि इंडिया में औसत जो उम्र है आदमी की वो कितने साल है, मुझे क्या बीमारियां हैं, और इन सब को देख के आप एक निकालते हो कि मेरे चांसेस हैं कि मैं 60 साल तक जीऊँगा, इसके 60% चांस हैं। 80 साल तक जीऊँगा, इसके 10% चांस हैं। 100 साल तक जीऊँगा, इसके तो 1-2% चांस है, क्योंकि हमने देखा है कि आसपास हमारे सिर्फ 1-2% लोग ही जीते हैं। इस ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी आपको प्रायिकता में सोचना चाहिए कि मैं अभी अगर ये कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ यहाँ, तो कितने % चांस है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, कितने % चांस है कि मेरा पूरा कैपिटल चला जाएगा। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि मुझे अपने पूरा जो मेरे पास जो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए है, उसका कितने अमाउंट का मुझे ये कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। ये नहीं कि पूरा 10 लाख का खरीद लिए, खरीदो 10,000 का खरीदो, 5,000 का खरीदो। अगर चला गया तो आपके 50,000 बन जाएंगे, नहीं गया तो 10,000 डूब जाएंगे। ऐसे भी तो सोचा जा सकता है ना मेरे दोस्त। इसलिए स्टॉक मार्केट में ऐसे प्रायिकता में सोचना चालू कीजिए। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस बुक को एक बार प्रणाम कर लीजिए, माथा टेक लीजिए, और अगर पढ़ सकते हैं तो खरीद लीजिए। बढ़िया पढ़िए, आराम से बैठ के चाय वाय लेके, बढ़िया मज़ा आएगा और सीखेंगे। ये जो बेकार में जो स्टॉक रिकमेंड करते हैं ना लोग इंस्टाग्राम पे, उनसे दूर रहिए। स्टॉक रिकमेंड तो कर देंगे, उसके बाद आप बेचेंगे कहाँ? घुस तो गए चक्रव्यूह में, अब निकलेंगे कहाँ? इसलिए मेरे जैसे लोगों को फॉलो कीजिए। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ ना कि क्या करना है, सीखना है। ये चीज़ आपके ज़िंदगी भर काम आएगी। ये वीडियो बन गया, अब ये 100 साल तक लोग देखेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा। ये वीडियो तो अब इररिलेवेंट नहीं होने वाला, ये वीडियो रहेगा इंटरनेट पे। मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने में पसंद, मज़ा आता है। अभी जो कल मैंने वीडियो बनाया कि अभी नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या होगा, वो मुझे पसंद नहीं आता, पर लोग बोलते हैं इसलिए बनाना पड़ता है। आप भी अपने आप में काबिल बनिए कि मैं खुद से इतना काबिल हो जाऊं कि मैं अपने बच्चों को सिखा सकूं, आने वाली पीढ़ी को, रिश्तेदारों को सिखा। स्टॉक मार्केट इंडिया में ज़्यादा लोग करते नहीं हैं, इसलिए हमें जो कर रहे हैं, हमें एक्चुअली अपने पूरे जनरेशन को, अपने आसपास वालों को सिखाने लायक बनना है।
तो हमें सीखने से डरना नहीं चाहिए। ये जो बुक्स वगैरह है ना, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आप तो सीखना तो चाहते ही हो आप, वरना तो कब का छोड़ के भाग गए होते। तो आपसे तो मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ क्योंकि आप हो मेरे जेन्युइन दोस्त, आपको समझ में आता है मेरी बात क्या है। तो आपको भी मेरा यही राय है कि आप इसको सीखिए, आप ये बुक्स पढ़ना चालू कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।